जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट आई है जो बताती है कि जापान के रक्षा मंत्री अगले महीने भारत आने वाले हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जापान के यूनिकॉर्न कम्युनिकेशन एंटीना सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और इवन कुछ दिनों पहले ही दोस्तों टोक्यो में भारत और जापान के बीच 8वां डिफेंस पॉलिसी डायलॉग भी हुआ था, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, नई डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। मतलब साफ है कि भारत और जापान की स्ट्रैटेजिक साझेदारी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि नई डिफेंस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग के जरिए और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले महीने में दोस्तों इस साझेदारी के आप बड़े नतीजे देख सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों, तेजस मार्क 1 अब पहले से ज़्यादा घातक बनने जा रहा है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं तेजस मार्क 1 की, जिसमें कि इस फाइटर जेट के मिड बोर्ड पायलन पर ड्रॉप टैंक लगाया गया है। मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब बाहरी पायलन खाली हो जाएंगे जहां एक साथ ज़्यादा मिसाइलें लगाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों भविष्य के तेजस मार्क 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि तेजस मार्क 2 में डुअल रैक लॉन्चर की मदद से एक ही फाइटर जेट 8 अस्त्र BVR मिसाइलें ले जा सकता है। अस्त्र मार्क 2 की मारक क्षमता 220 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि तेजस अब लंबी दूरी तक उड़ान भरने के साथ साथ कई दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को एक ही मिशन में निशाना बनाने में सक्षम होगा। और ये बात केवल एक नए हथियार की नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम की बढ़ती हुई ताकत का भी संकेत आप समझ सकते हैं, जिससे की तस्वीर साफ हो रही है कि आने वाले समय में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना की सबसे घातक ताकतों में शामिल हो सकता है। जहां तक तेजस मार्क 2 की अगर मैं बात भी करूं तो इसके लिए HAL और ADA डुअल रैक अस्त्र लॉन्चर भी विकसित कर रहे हैं। यानी कि एक पायलन पर एक की जगह 2 अस्त्र मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। और तेजस मार्क 2 में कुल 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जबकि मार्क 1A वेरिएंट में 8 हैं। तो इससे अंदाजा साफ लगता है कि तेजस मार्क 2 एक ही मिशन में 8 से ज्यादा अस्त्र मिसाइलें ले जा सकता है। वहीं भारतीय नौसेना INS मालवन को कमीशन करने जा रही है। ये माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे पूरी तरह भारत में कोचिन शिपयार्ड ने बनाया। इस युद्धपोत की सबसे खास बात है इसके 80% से ज्यादा सिस्टम और उपकरण स्वदेशी हैं। INS मालवन की बात की जाए तो ये उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया। इसके अलावा ये निगरानी भी कर सकता है, माइन वॉरफेयर और तटीय सुरक्षा जैसे मिशन भी कर सकता है। यानी कि INS अर्नाला के बाद INS मालवान की एंट्री भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगी। आने वाले वर्षों में कुल ऐसे 8 माहे क्लास के युद्धपोत नौसेना का हिस्सा बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 आयोजित किया जा रहा है। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट अभ्यास है। इस अभ्यास में लगभग 100 फाइटर जेट्स और 2500 से अधिक सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे, जिसमें कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, पापुआ न्यू गिनी जैसे कई देश हैं। इवन भारतीय वायुसेना के ताकतवर 4 रफाल फाइटर जेट और 2 मालवाहक C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच चुके हैं और वो इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। बताया जा रहा है कि इसके अलावा इसमें न्यूजीलैंड, कनाडा, मलेशिया, फिनलैंड, स्वीडन और अन्य देशों के सैन्य अधिकारी भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। और इस बार पिच ब्लैक 2026 में जापान के F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट और इंडोनेशिया के T-50 गोल्डन आई भी हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सरसाइज पिच ब्लैक केवल एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते हुए रक्षा सहयोग और स्ट्रैटेजिक साझेदारी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं दोस्तों DRDO की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE कर्नाटक के राजानुकुंटे में 2026 की तीसरी तिमाही में एक नई ट्विन सेल एरो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि अब एक नहीं बल्कि 2 जेट इंजन का परीक्षण एक साथ किया जा सकता है। इससे कावेरी इंजन, AMCA के लिए बनने वाले 110 से 120 किलोन्यूटन इंजन और भविष्य के कई स्वदेशी इंजन प्रोजेक्ट्स की टेस्टिंग काफ़ी तेज हो जाएगी। बता दें कि जेट इंजन डेवलप करने में हजारों घंटे की ग्राउंड टेस्टिंग करनी पड़ती है और नई फैसिलिटी से ये प्रोसेस तेज होगा और भारत की विदेशी टेस्टिंग सुविधाओं पर निर्भरता भी कम होगी। इवन दोस्तों इस टेस्ट फैसिलिटी में UCAF के लिए बनने वाले इंजनों का भी टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जेट इंजन टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी जेट इंजन को उड़ाने से पहले हजारों घंटों तक जमीन में परखा जाता है और इस दौरान स्पेशली जांच होती है इंजन कितना थ्रस्ट जनरेट करेगा, ईंधन की खपत कितनी करेगा, वाइब्रेशन कितना करता है, तापमान को कैसे कंट्रोल करता है, लंबी अवधि तक इंजन कितना भरोसेमंद रहता है। मतलब अगर टेस्टिंग तेज हुई तो इंजन का डेवलपमेंट भी तेज होगा। और आज भारत केवल इंजन ही नहीं बल्कि पूरा स्वदेशी एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इवन नई टेस्टिंग फैसिलिटी
एडवांस मटेरियल्स, डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम और साफरान के साथ होने वाला एएमसी इंजन का सहयोग, ये सभी कदम भारत को भविष्य के जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते भारतीय नौसेना के कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर एक और MS-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर पहुंचा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी हफ्ते 2 और हेलीकॉप्टर भारत पहुंचने वाले। इन हेलीकॉप्टरों को लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है और ये भारत की समुद्री क्षमता को और मजबूत करेंगे। MS-60R को दुनिया का सबसे आधुनिक मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर कहा जाता है। इसे स्पेशली युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और भारत के लिए MS-60 RC हॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंद महासागर में पनडुब्बियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में MS-60R भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर एक मजबूत एंटी सबमरीन वॉरफेयर सुरक्षा कवच तैयार कर सकता है। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई मित्र देशों की नौसेनाओं में भी इस्तेमाल होता है। इससे ज्वाइंट नौसैनिक एक्सरसाइज के दौरान भारत की इंटरऑपरेबिलिटी और बेहतर होगी। वहीं टेडबीएफ को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। टेडबीएफ, जो कि भारत का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए बनेगा, जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से करेगी। इसे ADA और HAL डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट आया है सामने, जो बताता है कि टेडबीएफ सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि ड्रोन कमांड हब भी बनेगा। जिसका मतलब है कि टेडबीएफ शुरू से ही मैन अनमैन टीमिंग के साथ आएगा, जिससे कि टेडबीएफ का पायलट ISR मिशन कर सकता है, दुश्मन के रडार की पहचान कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कर सकता है और सटीक हवाई हमले कर सकता है। इससे दुश्मन के मजबूत एयर डिफेंस में पहले ड्रोन एंटर करेंगे और पायलट वाला एयरक्राफ्ट सुरक्षित दूरी पर रहेगा। प्लानिंग के मुताबिक कैट्स वॉरियर UCAF टेडबीएफ के साथ काम करेगा। हालांकि इसे अभी भारतीय वायुसेना के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका नेवल वेरिएंट भी आ सकता है और इवन भविष्य में एक ट्विन इंजन नेवल UCAF को भी बनाने पर विचार चल रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे। और इवन टेडबीएफ में कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होंगी जो AMC प्रोग्राम से ली जाएंगी, जैसे कि उत्तम ISR, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, AI बेस्ड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, लार्ज एरिया डिस्प्ले कॉकपिट, सिक्योर हाई डेटा लिंक और एडवांस सेंसर फ्यूजन। इन सभी की मदद से पायलट को अलग अलग स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं होगी। सारी जानकारी एक ही डिजिटल बैटलफील्ड इमेज के रूप में दिखाई देगी, क्योंकि भविष्य के युद्ध में एक तेज फाइटर जेट होना काफी नहीं होगा। जो देश इंसान और ड्रोन की ज्वाइंट टीम के साथ युद्ध लड़ेगा, उसे जंग में बढ़त मिलेगी। और अगर टेडबीएफ ये क्षमता हासिल कर लेता है, तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर में लंबी दूरी तक अधिक सुरक्षित और अधिक प्रभावी तरीके से ऑपरेशन चला सकती है। वहीं दोस्तों, DRDO अब हिंद महासागर में फाइबर ऑप्टिक केबल और समुद्र के नीचे लगे सेंसर्स का एक परमानेंट नेटवर्क बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके लिए अब इंडस्ट्रीज जो पार्टनर्स हैं उनकी तलाश शुरू हो चुकी है। ये नेटवर्क 24 घंटे पनडुब्बियों, बिना चालक वाले अंडर वाटर व्हीकल्स और जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। सेंसर से मिलने वाला डेटा सीधे कोस्टल कंट्रोल स्टेशन तक रियल टाइम में पहुंचेगा। इतना ही नहीं, ये सिस्टम सुनामी की चेतावनी, समुद्री भूकंप, समुद्री तापमान और पर्यावरण संबंधी रिसर्च में भी मदद करेगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अमेरिका और कुछ नाटो देशों ने सालों पहले समुद्र के नीचे एक परमानेंट सेंसर नेटवर्क स्थापित किए थे, जिनका इस्तेमाल पनडुब्बियों की निगरानी के लिए किया जाता है। अब भारत भी अपनी जरूरतों के अनुसार हिंद महासागर के लिए स्वदेशी अंडर वाटर सर्विलांस नेटवर्क डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये परियोजना केवल समुद्र के नीचे केबल बिछाने का काम नहीं है, बल्कि ये भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और हिंद महासागर में स्ट्रेटेजिक बढ़त को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वहीं दोस्तों, जापान ने अब अपने नए EC-2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का ऑफिशियली फ्लाइट टेस्टिंग शुरू कर दी है। ये एयरक्राफ्ट कावासाकी C2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है और इसका काम दुश्मन के रडार, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करना होगा। EC-2 दोस्तों खुद दुश्मन के इलाके में घुसने के बजाय सुरक्षित दूरी से इलेक्ट्रॉनिक हमला करेगा, जिससे कि F-35, F-15J और अन्य फाइटर जेट्स ज्यादा सुरक्षित होकर अपने मिशन पूरे कर पाएंगे। इवन जापान भविष्य में ऐसे 4 EC-2 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में शामिल करने की योजना बना रहा है। EC-2 का मेन काम होगा दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को कमजोर करना, मतलब ये लंबी दूरी से दुश्मनों के रडार जाम करेगा, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की क्षमता ये घटा देगा, दुश्मनों के मिलिट्री कम्युनिकेशन और डेटा लिंक को बाधित करेगा, गलत रडार संकेत भेजकर भ्रम भी पैदा करेगा। मतलब ये दुश्मन के रडार को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से काम करने से रोकेगा। और EC-2 केवल एक नया एयरक्राफ्ट नहीं है दोस्तों, ये जापान की भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। अगर इसके ट्रायल सफल रहते हैं, तो आने वाले वर्षों में जापान के पास एक डेडिकेटेड स्टैंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अटैक फ्लीट होगी, जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी एयर पावर को नई मजबूती देगी। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किसी सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।